टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। CH41 प्यार भरा टच और यहाँ दर्द होता है। एंजल अब तक आपने पढ़ा जब प्रिंस को अगली सुबह होश जाता है। प्रिंस ने देखा उसके बगल के बिस्तर पर दक्षिता बेहोश पड़ी है। प्रिंस दक्षिता को होश में लाने की कोशिश करता है। जब दक्षिता को होश नहीं आता है वो दक्षिता को हिलाते हुए, उसे किस करते हुए, रोते हुए दक्षिता को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, एंजल प्लीज उठ जाओ, मुझे भूख लगी है। इसी तरह प्रिंस के आंखों से आंसू गिरकर दक्षिता पर गिरते हैं। दक्षिता को अचानक होश आ जाता है। सारा सीन दरवाजे पर खड़े सब लोग देख रहे थे। वो भी इमोशनल सीन को देख इमोशनल हो गए थे। इधर जब कीर्ति ने देखा दक्षिता को होश आ गया है तब वह एक इंजेक्शन दक्षिता को लगाने के लिए जाती है। तब प्रिंस कीर्ति से नाराजगी में बोला, कीर्ति दीदी आप ऐसा कैसे कर सकती है। ये सुन सब लोग कंफ्यूज हो गए। प्रिंस कीर्ति को ऐसा क्यों बोल रहा है। इधर दक्षिता भी हैरानी से प्रिंस को देख रही थी। अब आगे प्रिंस की आंख से आंसू बहकर दक्षिता के गाउन पर जा गिरा। ये देख दक्षिता की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से से कीर्ति को घूरने लगी, अभी कीर्ति को जान से मार देगी। ये देख कीर्ति घबराते हुए प्रिंस से बोली, प्रिंस मैंने क्या किया है, तुम रो क्यों रहे हो। प्रिंस ने कीर्ति का हाथ झटके से दक्षिता और अपने से अलग करके दक्षिता की सीने पर सर रख रोते हुए बोला, कीर्ति दीदी आप बहुत गंदी है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आपने मेरी एंजल को इंजेक्शन लगाया, आप ये इंजेक्शन हटाने की जगह मेरी एंजल को दूसरा इंजेक्शन लगा रही है। आपको पता भी है इंजेक्शन से कितना दर्द होता है। आप मेरी एंजल को दर्द कैसे पूछा सकते हैं, आप बहुत बुरी है, मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा। ये बोलकर प्रिंस दक्षिता के सीने में अपना चेहरा छुपा लेता है। इधर दक्षिता को भी अब समझ में आ गया, प्रिंस कीर्ति की वजह से नहीं बल्कि उसकी वजह से दुखी है। दक्षिता ने हल्के से करवट बदली, फिर प्रिंस को अपनी बाहों में भर के सिर सहलाने लगी। दक्षिता ने कीर्ति और सब लोगों को वार्ड से बाहर जाने का इशारा किया। सब लोग एक सेकंड में वार्ड से बाहर चले गए। वार्ड का दरवाजा बंद कर दिया। वहीं दक्षिता प्रिंस को अपने बाहों में बच्चों की तरह भरकर उसकी पीठ और सर सहला रही थी। कुछ देर रोने के बाद प्रिंस शांत हो गया। फिर प्रिंस सिसकते हुए दक्षिता के सीने पर अपना सर रब करते हुए बोला, एंजल सब लोग बुरे हैं, सब लोग हट करते हैं, ये बहुत दर्द होता है। ये सुन दक्षिता ने जल्दी से प्रिंस को सीधा लेटा दिया। प्रिंस के ऊपर आते हुए बोली, कहाँ दर्द हो रहा है। प्रिंस ने देखा दक्षिता उसके ऊपर झुकी हुई है। वो अपना मुंह हल्का सा खोले हुए अपनी मासूम आंखें बड़ी बड़ी करके दक्षिता को देखते हुए अपनी पलकें झपकाने देख इस वक्त प्रिंस इनोसेंट बच्चा लग रहा था। दक्षिता को प्रिंस पर बहुत प्यार आया। उसने आगे बढ़कर प्रिंस के फोरहेड पर हल्के से किस किया। प्रिंस को महसूस हुआ आज उसकी एंजल के होठ पहले की तरह सॉफ्ट न होकर थोड़े रूखे हैं। प्रिंस प्यार से दक्षिता का चेहरा देखने लगा, जो अभी भी कुछ हद तक पीला था, अब थोड़ा ठीक हो गया था। दक्षिता के होठों पर हल्की डेड स्किन जमी हुई थी, उसकी आंखें भी लाल थी। ये देख प्रिंस अपना हाथ बढ़ाकर दक्षिता के गालों को सहलाने लगता है। ये देख दक्षिता अपनी आंखें बंद कर लेती है, प्रिंस की सीने पर अपना सर रख देती है। प्रिंस प्यार से दक्षिता के सर पर हाथ रखते हुए बोला, एंजल क्या आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। ये सुन दक्षिता दोबारा से अपना सिर उठाकर प्रिंस के ऊपर झुक जाती है। अपना चेहरा एकदम प्रिंस के चेहरे के पास ले जाकर अपनी गर्म सांसें प्रिंस के चेहरे पर छोड़ते हुए प्रिंस की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर दक्षिता प्यार से बोली, क्यूटी आपने कीर्ति दीदी को क्यों कहा इंजेक्शन से दर्द होता है। ये सुन प्रिंस मासूमियत ने बोला, एंजल इंजेक्शन से बहुत दर्द होता है। दक्षिता बोली, अच्छा फिर अब से तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। ये सुन प्रिंस हाँ में सिर हिलाता है। फिर दक्षिता की हाथ की तरफ देखते हुए बोला, एंजल उस इंजेक्शन को निकाल दो, बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन दक्षिता प्रिंस के नजरों का पीछा करती है। दक्षिता ने देखा उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है। दक्षिता प्रिंस की तरफ देखते हुए बोली, क्यूटी ये बिल्कुल भी दर्द नहीं करता। ये सुन प्रिंस की आंखें नम हो गई। वह नम आंखों से दक्षिता की तरफ देखते हुए बोला, एंजल सच में दर्द हो रहा है, इसे निकाल दो। ये सुन दक्षिता कंफ्यूजन में बोली, बेबी कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। ये सुन प्रिंस धीरे से नीचे देखने लगता है। ये देख दक्षिता कंफ्यूज हो जाती है। तब दक्षिता फिर से बोली, क्यूटी मुझे बताओगे तभी पता चलेगा कहाँ दर्द हो रहा है। ये सुन प्रिंस दक्षिता का दूसरा हाथ पकड़कर अपने सीने में दिल के पास ऊपर रखकर बोला, यहाँ बहुत दर्द होता है जब आपके हाथ में यह इंजेक्शन देखता हूँ, जब आप मुझे बात नहीं करती है। ये सुन दक्षिता की आंखें नम हो गई, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। जिसे देख प्रिंस की आंखों से भी आंसू बहने लगे। देख दक्षिता अपने होंठ प्रिंस के होठों पर रखकर प्रिंस को किस करने लगती है। प्रिंस को अपने होठों पर दक्षिता के होठ अपने होठ रूखे महसूस होते हैं, लेकिन प्रिंस को अलग ही सुकून मिलता है।
प्रिंस दक्षिता की कमर को हल्के से पकड़कर अपने ऊपर कर लेता है, फिर कसकर खुद से पकड़कर सटा लेता है। दक्षिता प्रिंस के बालों में हाथ फिराते हुए उसके होठों को अपने होठों से सहला रही थी। वही प्रिंस दक्षिता के होठों की बेरुखी ठीक करने के लिए अपने होठों से प्यार सहला रहा था, जिसे दक्षिता के होठों का रूखापन दूर कर सके। इसी तरह एक दूसरे को किस करने के बाद प्रिंस दक्षिता के मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश करता है। दक्षिता ने अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही प्रिंस जीभ दक्षिता के मुंह में जाती है, कुछ अजीब से दवाइयों का टेस्ट महसूस होता है। यह महसूस कर प्रिंस दक्षिता के होंठों से अपनी होंठ अलग करके धीमी आवाज में बोला, एंजल प्रिंस को भूख लगी है। प्रिंस के इस तरह किसको बीच में खत्म कर देने के कारण दक्षिता को गुस्सा आ गया। प्रिंस की आगे की बात सुन दक्षिता की आंखें एक पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल प्रिंस का सिर प्यार से सहलाते हुई बोली, क्यूटी के लिए एंजल अभी खाना लेकर आती है। ये सुनकर जैसे ही दक्षिता वहां से जाने वाली थी, प्रिंस दक्षिता का हाथ पकड़ते हुए बोला, एंजल आज प्रिंस भाभी के हाथ का खाना खा लूंगा। प्रिंस ने यह बात ऐसे बोली जैसे उसकी मजबूरी हो भावेश के हाथ का खाना खाने। प्लीज आप मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह गंदी आंटी फिर से आ गई। कीर्ति दीदी भी गंदी है, वह भी आपको बाहर जाते हैं, इंजेक्शन लगा देंगी, आप प्लीज मत जाओ। ये सुन दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है। वहीं पर साइड टेबल पर पड़ी बेल को दबा दी है। कुछ ही देर में कीर्ति, भावेश और आशीष अंदर आते हैं। दक्षिता भावेश की तरफ देखते हुए बोली, प्रिंस के लिए खाना बनाकर लेकर आओ। ये सुन भावेश भी फटाफट जैसे ही किचन की तरफ जाने वाला था, कीर्ति भावेश का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें भी चोट लगी है, तुम खाना कैसे बनाओगे, मैं बना देती हूँ। ये सुन प्रिंस धीमी आवाज में बोला, कीर्ति दीदी का बनाया खाना नहीं खाऊंगा, हम घर से आंटी का खाना मंगा लेंगे। भाभी को भी चोट लगी, हम भाभी के हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। ये सुन दक्षिता हाँ में सिर हिलाती है। फिर दक्षिता आशीष की तरफ घूरते हुए बोली, मैंने सुना था तुमने कुछ दिन पहले कुकिंग क्लास ज्वाइन की है, अभी हमारे लिए खाना बना कर लाओ। ये सुन आशीष पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर हाँ में सिर हिलाते हुए चला गया। दरअसल आशीष ने कुछ दिनों पहले कुकिंग क्लास ज्वाइन की थी। शादी के पहले दिन प्रीति को सरप्राइज देना चाहता था। लगता है उसका सरप्राइज ऐसे ही खराब हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बॉस के काम आ रहे हैं, इससे खुश था। प्रिंस आशीष को जाते हुए देखकर बोला, एंजल ये कौन है। ये सुन दक्षिता प्रिंस सर सहलाते हुए दक्षिता बोली, यह आशीष भैया है, इन्होंने बिट्टू का इलाज किया है। ये सुन प्रिंस हाँ में से हिलाता है। प्रिंस इधर उधर देखते हुए बोला, क्या बिट्टू ठीक है। ये सुन दक्षिता ने किसी को इशारा किया। कीर्ति ने बिट्टू को दक्षिता के वार्ड में लेकर आती है। प्रिंस बिट्टू की तरफ देखकर स्माइल करता है, बिट्टू भी प्रिंस की तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर दक्षिता और प्रिंस का हाल चाल पूछकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आशीष खाना लेकर आता है। प्रिंस का मुंह खाना देख ही बन जाता है। प्रिंस बच्चों की तरह मचलते हुए बोला, एंजल मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे पास्ता खाना है। ये सुन दक्षिता प्यार से प्रिंस को मनाते हुए बोली, चिंता मत करो, हम घर जाकर पास्ता खाएंगे, मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन अभी के लिए इस हेल्थी सूप से ही काम चला लो, भैया को और कुछ बनाना नहीं आता, यही बनाना आता है। ये सुन प्रिंस घूरकर आशीष को देखते हुए बोला, भैया आप कुकिंग क्लास ज्वाइन करके कुछ भी बनाना नहीं सीख पाए, एंजल को देखो कितना अच्छा खाना बनाती है, रोज मेरे लिए आपको पास्ता भी बनाना नहीं आता। आशीष को पास्ता बनाना आता है। एंजल दुनिया में सबसे बड़ी जीनियस है, मैं भी एंजल की तरह जीनियस से आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। लेकिन दक्षिता ने शायद प्रिंस को ये सूप पिलाने के लिए झूठ बोला है, क्योंकि अभी प्रिंस की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए हेल्दी सूप सही है, जंक फूड खाना प्रिंस के लिए अच्छा नहीं है, जिस वजह से आशीष ने अपना मुंह बंद रखा, कुछ भी नहीं बोला। जिसके बाद दक्षिता ने प्यार से प्रिंस को सूप पिलाया, फिर दवाई खिलाकर को बाहों में भरकर लेट गई। कुछ देर बाद प्रिंस को नींद आ गई। इधर दक्षिता प्रिंस के सोते ही उठकर बैठ गई। मेरे ध्यान से प्रिंस को सुलाकर वार्ड से बाहर आई। उसने बाहर आकर देखा कीर्ति बेचैनी से वार्ड के बाहर टहल रही है। कीर्ति को टहलता देख इग्नोर कर देती है। सब लोगों को वहां से चलने का इशारा करते हुए बोली, तुम्हें प्रिंस का ध्यान रखना, लेकिन उसके पास मत जाना, कभी भी इंजेक्शन हाथ में लेकर बिल्कुल भी मत जाना। नहीं, मुझे यह मत बोलना मैं तुम्हारे साथ कठोर थी। ये बोल दक्षिता अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली जाती है। दक्षिता के जाते ही कीर्ति गहरी सांसें लेती है, फिर धीरे से वार्ड के अंदर झांक कर देती है। कीर्ति ने देखा प्रिंस सुकून से सो रहा है। ये देख कीर्ति के वार्ड के अंदर एंटर करती है, फिर जाकर सोफे पर बैठ जाती है, अपने मेडिकल फाइल स्टडी करने लगती है। इधर एक सुनसान सड़क पर एक लड़की बुरी तरह दौड़ रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह लड़की पीछे देखते हुए दौड़ रही थी। अचानक उसकी टक्कर एक बार से हो जाती है। उस कार में से कुछ लोग भी निकलते हैं, उस लड़की को जल्दी से किडनैप कर लेते हैं। उस लड़की को कार से ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, उससे ज्यादा तो उसे उन लोगों से डर लग रहा था जिन्होंने उसे किडनैप किया था। उसने अपने मन में कहा, काश मैं उन लोगों तक पहुंच पाती। वह कार जिस तरह वहां पर आई थी उससे तेजी से गायब हो गई।
इधर जब कीर्ति अपनी मेडिकल फाइल की स्टडी कर रही थी, तभी भावेश भी वार्ड के अंदर आ जाता है। फिर वह सोफे पर ओढ़े मुंह लेटकर एक टक प्रिंस को देख रहा था। कीर्ति बोली, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये देख रहा हो आज कितने सालों बाद पर को इस हालत में देखा है। कीर्ति हैरानी से बाहर की तरफ देखती है। भावेश को भी एहसास होता है उसने कुछ गलत बोल दिया है। वह अपनी आंखें जोर से पीटकर अपने दांत पीस लेता है। कीर्ति हैरानी से भावेश की तरफ देख रही थी, लेकिन भावेश कुछ भी नहीं बोला। भावेश ने एकदम से चुप्पी साध ली। उस लड़की को एक नम कमरे में ले जाकर पटक दिया गया। उस कमरे में इतनी ज्यादा मायूसी भरी हुई थी। एक अच्छा भला इंसान भी आधी एनर्जी अपने अंदर कम महसूस करे। वह लड़की अभी अपने आप को कोसी रही थी। आज वह थोड़ा और भाग जाती, शायद वो इन लोगों की चुंगल से निकल पाती। वह ये सब सोचते हुए रूम में चारों तरफ देख रही थी। रूम के एक कोने में रेटिंग चेयर पर बैठी परछाई को देखकर वह लड़की अंदर तक कांप गई। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी रीडर्स। आप लोगों को क्या मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही? अगर इतनी ही पूरी लिख रही हो तो बता दीजिए, बंद कर दूंगी। अगर आप लोगों को पसंद ही नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? आप लोग कमेंट नहीं करते तो स्टोरी का भी पता नहीं चलता कि अच्छी या बुरी। हमें कमेंट पढ़कर अपनी स्टोरी की प्रोग्रेस के बारे में और क्वालिटी के बारे में पता चलता है, तो प्लीज कमेंट कर दिया करो। CH42 भयानक मौत। थोड़ी देर पहले हॉप क्लब के बेसमेंट में जब रश्मि के साथ उन सब लोगों को भी बेसमेंट में बंद कर रहे थे, तभी रश्मि चुपके से बेसमेंट का दरवाजा बंद होने से पहले ही बाहर निकल गई। हॉप क्लब के बाउंसर उन सब लोगों को धकेलने में इतने बिजी हो गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया रश्मि निकल चुकी है। वह लोग इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं थे, वो सब नॉर्मल गार्ड्स थे। उन गार्ड्स ने कभी नहीं सोचा था इतनी डरावनी बॉस को देखने के बाद भी रश्मि में इतनी हिम्मत होगी। वह यहाँ से निकलकर भाग सके। फिर रश्मि छुपते छुपाते एक वेटर को मेहरा खानदान की तरफ से धमकी देते हुए रश्मि हॉप क्लब से बाहर निकल गई। जब मैनेजर ने सब लोगों को पनिशमेंट के लिए गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा करने के लिए ले जा रहा था, तभी उसने देखा प्रिंस बाबा की मैनेजर गायब है। मैनेजर का गुस्से से मुंह के कोने सिकुड़ गया। उसने जल्दी से आदर्श को मैसेज कर दिया, रश्मि वहां से भाग चुकी है। आदर्श ने दक्षिता की पर्सनल आर्मी के बेस्ट कमांडो को हाई अलर्ट करके रश्मि को जल्द से जल्द पकड़ने को बोल दिया। रश्मि हॉप क्लब से आधे घंटे दूरी पर एक सुनसान मार्केट में पहुंची थी, क्योंकि यह मार्केट सिर्फ दिन में खुलता था। रात के टाइम पर यह मार्केट बंद हो जाता था। तभी रश्मि भागते हुए पीछे की तरफ देख रही थी। अचानक उसके आगे बहुत सारे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आ गई। उन कारों में से आगे वाली स्कॉर्पियो ने रश्मि को टक्कर मार दी, लेकिन उस स्कॉर्पियो में मौजूद ड्राइवर इतना ज्यादा स्किल्ड था, उसने रश्मि को हल्का सा ही हिट किया था, जिस वजह से रश्मि सुबह उठकर भाग नहीं सकती थी। लेकिन रश्मि को कुछ होना दूर की बात, वह बेहोश भी नहीं हुई थी। कमांडो ने रश्मि को उठाकर स्कॉर्पियो में डालकर वापस से हॉप क्लब ले आए। जैसे ही रश्मि को उस बेसमेंट में लाकर फेंक दिया गया, रश्मि धड़ाम से बेसमेंट के ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। इतनी जोर से धक्का लगने के कारण रश्मि के घुटनों और हाथों में चोट आई, लेकिन रश्मि के लिए इस चोट से भी बड़ी मिलने वाली थी। अपना सर उठाकर देखती है, उसे वापस से उसी बेसमेंट में ले आया गया है, लेकिन अब यहाँ पर माहौल बहुत अलग। बेसमेंट का फर्श और वातावरण ठंडा होने के बावजूद भी एक बहुत ही गर्म और खतरनाक वाइब आ रही थी, जिस वजह से अचानक रश्मि की बॉडी कांपने लगी। उसने डरते हुए अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। उसकी नज़र बेसमेंट के सबसे लास्ट कोने पर मौजूद रेस्टिंग चेयर की परछाई पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस चेयर पर कोई लेटा हुआ है। उस चेयर के हिलने पूरे बेसमेंट में अजीब सी लकड़ी की चरमराहट गूंज रही है। वहां का माहौल ऐसा था, किसी ने सांस भी ली, उसकी आवाज भी बहुत तेज होगी। उस सन्नाटे में उस चेयर की आवाज बड़ी ही अजीब लग रही थी। ये देख रश्मि का पूरा बदन डर के मारे कांप गया था। वहां से भागकर जल्दी ही विजय शर्मा के पास पहुंच जाएगी। विजय शर्मा शायद उसे बचा सकता है। दक्षिता मेहरा कभी भी अपनी मां साक्षी के खिलाफ नहीं जाएगी, भले ही वह कितना भी दिखावा करती है। साक्षी से बहुत ज्यादा नफरत करती है, लेकिन रश्मि को यकीन था दक्षिता कभी भी अपनी मां की बात नहीं टालेगी, जिस वजह से वह दौड़कर विजय शर्मा के पास जाकर उसे अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने वाली थी। वैसे भी विजय शर्मा की चचेरी बहन थी। विजय शर्मा उससे बहुत प्यार करता था, जिसे उसे मेहरा कंपनी में लेकर आया था। वो विजय शर्मा या फिर कोमोलिका के पास पहुंच पाती, उससे पहले ही उसे इन कमांडो ने दोबारा से पकड़ लिया। रश्मि को यकीन था अगर विजय भाई भी उसे नहीं बचा पाया, कोमोलिका उसे अपनी बहन की कहर से बचा सकती है। वैसे भी उसी की वजह से कोमोलिका का करियर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, वरना वह कुछ ही दिनों में अपने करियर की टॉप से फ्लॉप पर आ सकती है। ये सोचकर रश्मि वहां से भागी थी, लेकिन अब रश्मि को ऐसा लग उसके जीने की अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। अचानक दक्षिता अपनी आंखें खोल देती है, रेस्टिंग चेयर भी रुक जाती है। तभी दक्षिता अपने पास ही मौजूद एक बटन को दबा दी है, जिस वजह से बेसमेंट में हल्की पीली रोशनी पूरे बेसमेंट के अंधेरे को अपने अंदर छुपा लेती है। अब उस रश्मि में सब कुछ साफ दिख रहा था। दक्षिता एक बड़ी सी क्वीन चेयर पर बैठी थी, वही वह 9 लोग जिसे रश्मि ने यहाँ पर बुलाया था।
वह सब लोग अपनी लाल बॉडी पर छोलों के साथ एक फंदे से लटके हुए थे, लेकिन उनके पैरों के नीचे एक पतला सा स्टूल था जिससे वह अपने पैरों के अंगूठे ही रख सकते थे। अगर वह गिर जाते तब उन सब लोगों को वही फांसी लग सकती थी। उस स्टूल के नीचे टायर्स लगे हुए थे, जिस वजह से अगर उनके अंगूठे की एक थोड़ी सी भी ढीली होती, वह स्टूल निकलकर वहां से खिसक सकती थी। उन लड़कियों और महिलाओं ने डर के मारे अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर दिया था, जिस वजह से उन सब लोगों से एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। ये देख रश्मि की पूरी बॉडी पसीने से भीग गई। वहीं उन सब लोगों की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उनकी बॉडी पर भी हल्के छाले आने लगे थे। कुछ देर पहले मैनेजर ने उन्हें खोलते हुए शावर के नीचे खड़ा कर दिया था, जिससे उनकी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंजने लगी थी। वही क्लब में मौजूद गेस्ट को भी लगभग थोड़ी थोड़ी उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन उन लोगों ने उन चीज़ों का मतलब गलत निकाल लिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंटीमेट एक्टिविटी कर रहा है, जिस वजह से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था यहाँ पर इतना खतरनाक काम हो रहा है। वह सब अपनी बॉडी के साथ जैसे तैसे स्टूल पर खड़े थे। उसके पैरों में कंपन देख ऐसे लग रहा था उनके पैरों पकड़ स्टूल से कभी भी छूट सकती है। उन लोगों को फांसी लग सकती है। दक्षिता बेहद जानलेवा खतरनाक हंसी के साथ बोली, रश्मि शर्मा क्या बात है, तुम अपने भाई के पास जा रही थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन तुम गलत इंसान के पास जा रही थी। वह तुम्हें मुझसे कभी भी नहीं बचा पाता। अभी उसकी खुद की जान का भी भरोसा नहीं है। विक्रम शर्मा की जान कब चली जाए। ये सुन रश्मि को गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम खुद को पता नहीं क्या समझती हो। तुम भले ही मुझे मार दोगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरे बड़े भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। वह तुमसे भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। जिस दिन तुम मेरे भाई के हाथों में गई, उस दिन वही हालत होगी जो तुम्हारी 10 साल पहले हुई थी। उसके लिए बोली। अचानक दक्षिता की आंखों के सामने 10 साल के कुछ सीन घूमने लगे, जहां पर एक छोटी बच्ची सिकुड़कर बिस्तर पर बैठी थी और एक आदमी अपने हाथ में हंटर लेकर उस लड़की की तरफ देख बुरी तरह फंस रहा था। वही उस छोटी लड़की की चीखते हुए रो रही थी। जितना वो लड़की देख रही थी, उतना ही उस आदमी को सुकून मिल रहा था। वह वैसे ही हंसते हुए उस लड़की को देख रहा था। उन धुंधली परछाइयों में दक्षिता ने ये देख अचानक वह अपनी सुर्खलाल आंखों से अपनी चेयर से खड़ी होगी, फिर तेज कदमों से रश्मि के पास पहुंच गई। रश्मि को देखकर अपनी लाल खून जैसी आंखों से बोली, तुमने रश्मि दूसरों के साथ वह सब होते देखा। ये सुन रश्मि की आंखें अचानक डर के मारे पीली पड़ गई। रश्मि का पूरा शरीर सफेद पड़ गया, वहीं कुशा की पूरी बॉडी लाल पड़ने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दक्षिता की बॉडी पर कुछ नीले नीले निशान भी होने लगे थे। दक्षिता को एक अजीब सा रिएक्शन हो रहा था। दक्षिता की आंखों में खून नाड़ी अच्छे नजर आ रही थी। इस वक्त दक्षिता की पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। दक्षिता की हालत देख पास ही खड़े अर्जुन ने जल्द कीर्ति को मैसेज कर दिया, जबकि तक अपनी कांपते हुए हाथों से रश्मि के बालों को झटके पकड़ते हुए बोली, तू भी वो सब देखकर बड़ा मजा आया था ना, तो आज वही सब तुम्हारे साथ होगा। लेकिन तुम्हें छोटी बच्ची को वैसे देख मजा आया था, आज तुम्हारे लिए एक आदमी काफी नहीं होगा, तुम्हारे लिए एक से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। ये बोल दक्षिता अपने हॉप क्लब के बाउंसर की तरफ देखकर बोली, हटे कट्टे बॉडी बिल्डर टाइप कम से कम 10 बाउंसर की तरफ देखकर बोली, आप लोगों की वजह से यहाँ से भाग कर गई, अब मैं आप लोगों की पनिशमेंट डिसाइड करूंगी। आप लोगों की पनिशमेंट दी है। मिस रश्मि शर्मा को एहसास कराओ कि औरत क्या होती है। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ये सुन उन सारे बॉडीगार्ड के बदन कांपने लगे, उनकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। बाउंसर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, वह बस डर के मारे रश्मि को देख रहे थे। इधर दक्षिता ने ये देखकर अपनी आंखें बंद की, एक खतरनाक दहाड़ के साथ चिल्लाई, मैंने कहा अभी मिस रश्मि शर्मा औरत होने का मतलब समझाओ। दक्षिता इतनी खतरनाक जानलेवा आवाज सुन जो लोग रस्सियों से लटके हुए थे, उनके पैर अचानक बुरी तरह कांप गए। उनके पैरों के नीचे से स्टूल खिसक गई। वह तड़प तड़प कर फांसी के झूले पर लटकने लगे। उन लोगों ने एक बार फिर टॉयलेट कर दिया। अभी उन लोगों की सांसें बस जाने की वाली थी। अचानक दक्षिता के बॉडीगार्ड ने उन्हें संभाल कर नीचे उतार लिया। वही वह बाउंसर तेज कदमों से रश्मि के पास आए और रश्मि को ले जाकर एक बेसमेंट के कोने में मौजूद स्टोर में पटक दिया। वह पूरे 10 बाउंसर खुद भी उसमें गए। इधर उन सब लोगों को दक्षिता ने इशारा करके एक बड़े से पेट्रोल के टैंक में रखवा दिया। उसमें आग लगाने को बोल दिया। इसके साथ ही उस बेसमेंट में उन सब लोगों चीखें बुरी तरह गूंजने लगी। एक तरफ आग के पेट्रोल में झुलस रहे 9 लोगों की एक साथ चीखें, रश्मि की चीखें सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। सारे बाउंसर ने रश्मि के कपड़े फाड़कर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। एक बाउंसर रश्मि के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसी बोलती हो, आज तुम्हें पता चलेगा एक औरत क्या होती है। ये बोल अपने सामने बिना कपड़ों के पड़ी रश्मि को एक खिलौने की तरह ट्रीट करने लगे। रश्मि को बुरी तरह काटने के साथ बाउंसर ने गीदों की तरह रश्मि की बॉडी नोच डाली। उन लोगों के आंखों में साफ दिख रहा था जैसे वह किसी खिलौने को नोच नोच कर तोड़ रहे हैं। उनकी आंखों में रश्मि एक महिला भी नहीं थी, वह बस देख लो ना दिख रही थी।
इधर रश्मि को आज एहसास हो रहा था उसने अपने जीवन में क्या गलत किया। रश्मि मेहरा इंडस्ट्री में ऑडिशन देने आने वाली बहुत सारी लड़कियों को अमीर अधेड़ उम्र के आदमी टीनेजर लड़कों महिलाओं के साथ सोने पर मजबूर करती थी। लड़कों को अधेड़ उम्र की अमीर महिलाओं के साथ सोने के लिए मजबूर करती थी। अपने जीवन में कम से कम 30 लड़के लड़कियों को मजबूर किया था। उनमें से रश्मि ने सब लोगों को अमीर 2 आदमियों और लड़कियों लड़कों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। आज भी उसका जब वह बाहर खड़े होकर अपने स्टार की चीख सुनती थी तब जाकर उसे आंखों में बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता था। जब वह तड़प तड़प कर वो लोग उसे छोड़ने के लिए भीख मांगते थे। जो ऐसा काम नहीं करना चाहते क्या दूसरे दिन रूम तक जिंदा लाश बनकर निकलते थे। तब रश्मि को उन सब लोगों को देखकर एक सुकून महसूस होता। आज रश्मि को उन सब लोगों के दर्द का एहसास हो रहा था। आज रश्मि को समझ में आया कर्मा हमेशा लौटकर आता है। इधर दक्षिता रश्मि की चीख सुन सुकून महसूस करने की जगह बुरी तरह कांप रही थी। उसकी बॉडी बुरी तरह कांपते हुए बेसमेंट की फर्श पर पड़ी थी। दक्षिता की आंखें पत्थर की जैसी हो चुकी थी, लेकिन दक्षिता की आंखें सुर्ख लाल और बॉडी पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी और उसकी बॉडी किसी बिजली का झटका लगने पर कांप रहा है। पथराई आंखों से सीलिंग को घूरते हुए दक्षिता को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसके आंखों के सामने किसी लड़की के पीछे और एक आदमी की खतरनाक हंसी गूंज रही थी। उसके आंखों के सामने जैसे जैसे वह सीना रहा था वैसे वैसे दक्षिता की हालत खराब होती जा रही थी। दक्षिता के इमोशन उससे क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। दक्षिता के मुंह से खून बहने लगा, उसके साथ ही आंखों से आंसू बहने लगे और भौंकते हुए धीरे धीरे दक्षिता बोली, माँ बचा लो माँ बचा लो ना, प्लीज बचा लो। इतने में ही उस बेसमेंट का दरवाजा खुला। अंधेरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक लड़के से चांद की रोशनी उस कमरे में आ रही थी। एक बड़े से बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई कि वह एक बुरे सपने की तरह इधर उधर करवटें बदल रही थी। वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। अचानक किसी के साथ खड़ी हो जाती है। वह बिस्तर पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वह धीरे से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज उसको मेरी जरूरत है, जो शायद बहुत ज्यादा दर्द में है। वह तड़प रही है, मुझे उसके पास जाना है, लेकिन मैं अभी उसके पास नहीं जा सकती। मेरी ऐसी क्यों मजबूरी है? तुम मुझे छोड़कर गए हो, तब से मैं अपने धर्मों में फंसकर रह गई हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभाया, धर्म में इन चीज़ों में गुजर चुकी हूँ। मैं अपना धर्म निभाने के चक्कर में इतने सालों से कर्तव्य से पीछे हटती आ रही हूँ और मेरी इसी लापरवाही से आपके प्यार की निशानी को मैंने लगभग छोड़ ही दिया था। दक्षिता को क्या हुआ है? इस तरह उसकी बॉडी नीली कैसे पड़ गई? उन दक्षिता की यादों में वह लड़की और आदमी कौन थे? क्या प्रिंस कभी दक्षिता मॉन्स्टर वाला रूप देखकर भी उसके साथ रहना चाहेंगे? हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH43 क्रिटिकल कंडीशन और साजिश। अब तक आपने पढ़ा, दक्षिता क्लब के बेसमेंट में पहुंचती है। वहां पर उसके कमांडो बॉडीगार्ड रश्मि को पकड़कर लाते हैं। रश्मि उसे कुछ अतीत की बात ही बोलती है, जिस वजह से दक्षिता की कंडीशन खराब हो जाती है। वो अपने इमोशन जैसे दर्द, बेचैनी और घबराहट को काबू में कर रश्मि को पनिशमेंट देती है। उसे हॉक क्लब के बाउंसर को सौंप देती है। वो बाउंसर रश्मि को एक खिलौने की तरह नोच नोच कर खाते हैं। रश्मि की चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज रही थी। वहीं उन 3 अधेड़ उम्र के आदमी और महिलाओं के साथ उन 3 लड़कियों को दक्षिता पेट्रोल के जलते बड़े से टैंक में गिरवा देती है, जिसे वह अपनी मौत तक पहुंचने से पहले चीखों के साथ अपना दम तोड़ते हैं। इन सब चीखों के बीच दक्षिता अपनी कंडीशन को ज्यादा नहीं संभाल पा। वो अजीब सी तड़प के साथ बेसमेंट की ठंडे फर्श पर लेट गई। अनकॉन्शियस कंडीशन में मुश्किल से आधी खुली आंखों से अपनी मां को याद कर रही थी। अब आगे दक्षिता बेहोशी में जाने से पहले अपनी आंखों के सामने ऐसा चेहरा देखती है। उसे वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस चेहरे को शायद पहचानती या नहीं। जब दक्षिता अपनी मां को याद कर रही थी, तभी दक्षिता की आंखों के सामने छोटा सा मासूम सा खिलखिलाता चेहरा आया। उसकी आंखें तारों से चमक रही थी। दक्षिता के कानों में उसकी खिलखिलाहट, आंखों की चमक और उसका मासूम चेहरा दिल को सुकून ही दे रहा था, जिस वजह से दक्षिता के सारे इमोशन कंट्रोल आ गए। दक्षिता ने अपनी खाली आंखों के साथ शायद कभी ना उठने वाली नींद में जा चुकी थी। दक्षिता की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी बॉडी अकड़कर पत्थर की तरह कठोर हो चुकी थी। दक्षिता बेचान से उस फर्श पर पड़ी थी। तभी कीर्ति दौड़ते हुए बेसमेंट के दरवाजे से अंदर आती है। दक्षिता की हालत देखकर एक बार के लिए लड़खड़ा कर नीचे ही गिरने वाली थी, लेकिन उसके पीछे आ रही प्रीति ने उसे संभाल लिया। कीर्ति खुद को संभालते हुए जल्दी से दक्षिता के पास पहुंची। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। उसने अपना सर घुमाकर देखा, 2 बाउंसर बेसमेंट में मौजूद स्टोर रूम से बाहर निकल रहे हैं। वो स्टोर रूम की तरफ देखा। जैसे ही थोड़ा सा दरवाजा खुला, कीर्ति ने देखा रश्मि बिना कपड़ों के स्टोर रूम के फर्श पर पड़ी है। उसकी बॉडी से कुछ जगह से हल्का हल्का खून भी चमक रहा है। कीर्ति ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, उसे वहीं पर खत्म कर दो। ये सुन अर्जुन बिना किसी सवाल जवाब के बेसमेंट की स्टोर में घुसा। अपनी बंदूक की गोलियां सीधे रश्मि के सीने में उतार दी। रश्मि जो अभी सारे दर्द बर्दाश्त करके जिंदा लाश बन चुकी थी,
अपने ऊपर गोली चलते देख के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई थी। उसके साथ ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने उन बाउंसर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे दफना दो यहीं पर। यह सुन बाउंसर रश्मि को लेकर बेसमेंट के पिछले दरवाजे से गार्डन की ओर चले गए। वहीं पर रश्मि को दफना दिया अंधेरी जगह। वहीं अंधेरे कमरे में एक महिला किसी बुरे सपने की वजह से इधर उधर करवटें बदल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो बार बार खुद के सर को झटक रही थी। फिर वो एक चीख के साथ उठकर बैठ जाती है। फिर वह खिड़की की तरफ चांद को देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उससे मेरी जरूरत है। वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। भगवान प्लीज, कुछ दिनों की बात है। अगर मैं आज तक सच्चाई के रास्ते पर चलती आई हूँ, प्लीज उसका ख्याल रखने के लिए किसी को भेज दो जो उसके दर्द को अपना दर्द समझे, उसकी होंठों पर हंसी वजह बने। भगवान, एक माँ की दुआ सुन लो। वह महिला अपने बिस्तर से उतर चलते हुए खिड़की के पास गई। जब चांद की रोशनी उस महिला के चेहरे पर पड़ी, वो साक्षी दीवान खिड़की के सहारे चांद को देखते हुए बोली, कैप्टन साहब, आप प्लीज हमारे प्यार की निशानी का ख्याल रखना। उसके जीवन में किसी ऐसे को भेज दो जो उसे उसके अतीत के दर्द से बाहर निकाल सके। उस इंसान के पास पैसा, पावर, क्या किसी तरह का हुनर ना हो, लेकिन हमारी बेटी के जीवन में खुशियां भरने का हुनर जरूर हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, कहाँ से आए। प्लीज कैप्टन साहब, हमारी प्यारी सी लाडो की झोली में खुशियां भर उसके जीवन का राजकुमार भी भेज दो। मुझसे उसकी तकलीफ और नहीं देखी जाती। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था वह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा। वह एक बच्ची को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने सोचा था मेरी बच्ची कम से कम मेरे आंचल के नीचे तो सेफ है, लेकिन उस काली रात के बारे में सोचती हूँ जिसकी वजह से आज मेरी बच्ची की यह हालत तक हो गई है। वह किसी अपने को गले लगा, ना दूर की बात वह उसके करीब होकर भी नहीं बैठ सकती। मैं आपसे बोल रही हूँ, जीवन में किसी खुशी भरने वाले को भेज दो, लेकिन क्या फ़ायदा उसके उस रात की वजह से वह किसी के करीब नहीं जा सकती। ये सोच साक्षी दीवान की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने धर्म को निभाने के चक्कर में कर्तव्य को भूल गई। माँ का कर्तव्य वह नहीं निभा पाई। अपनी माँ का कर्तव्य निभाने में फेल हो गए। अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद कर दी। डीएम हॉस्पिटल, वीआईपी प्राइवेट वार्ड। प्रिंस की बॉडी से अचानक पसीना निकलने लगा। प्रिंस की आंखें घबराहट में कांपने लगी। यहाँ प्रिंस को देख लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहे। उसे सांस नहीं आ रही। इस तरह प्रिंस तड़प रहा था। इसके साथ ही प्रिंस एंजल नाम चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। वही सोफे पर औंधे मुंह लेटा भावेश प्रिंस की चीख सुनते ही हड़बड़ा जाता है। वह सोफे से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे वापस से अपनी पीठ में चोट लग जाती है। इसके साथ भावेश की भी चीख निकल जाती है, लेकिन भावेश जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को काबू में करता है। प्रिंस को डरा सहमा देख घबरा जाता है। अपनी दर्द की बिना परवाह किए दौड़ते हुए प्रिंस के पास जाता है। उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ बाबू, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ, तू इस तरह क्यों चिल्लाए? क्या बुरा सपना देखा क्या? प्रिंस अभी दक्षिता का नाम चिल्लाकर उठ मकर बैठा था। वह पहले तो कंफ्यूज हो गया, लेकिन अचानक ही अपने पास भावेश को देख वह अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है। जब उसे दक्षिता नहीं दिखती, तब प्रिंस की आंखों से पानी बारिश की बड़ी बूंदों की तरह आंसू बहने लगते हैं। प्रिंस रोते हुए भावेश को धक्का देते हुए बोला, नहीं, मुझे एंजल चाहिए। एंजल कहाँ है? मेरी एंजल कहाँ है? एंजल को कुछ हो गया है। मुझे एंजल के पास जाना है। एंजल को बुलाओ। एंजल को बुरे लोग परेशान कर रहे हैं। एंजल को बचाना है। एंजल को बुरे राक्षस मार रहे हैं। ये बोल प्रिंस बच्चों की तरह बुरी तरह रो रहा था। यहाँ तक प्रिंस पैनिक भी करने लगा था। ये देखकर भावेश अचानक घबरा गया। उसने आगे बढ़कर जल्दी से बिस्तर के पास लगे बेल को दबा दिया। इतने में आशीष दौड़ते हुए वार्ड के अंदर आया। प्रिंस की हालत देख आशीष हैरान हो गया। प्रिंस का चेहरा पूरी तरह सूख लाल हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे। हॉस्पिटल गाउन भी अस्त व्यस्त हो गया था। उसकी आंखों आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। प्रिंस बच्चों की तरह अपनी एंजल को बुलाने के लिए बोल रहा था। वहां पर मौजूद सामान को भावेश कर फेंक रहा था। तभी प्रिंस ने अपनी साइड टेबल पर पड़ी ट्रे उठाकर भावेश की तरफ से कि आशीष ने भावेश को हल्के से पकड़ साइड में कर दिया। वह ट्रे जाकर सीधा वार्ड के दरवाजे से टकराए। प्रिंस बुरी तरह बिलक बिलक रो रहा था। वह एक बात बोल रहा था, एंजल को बुलाओ। प्रिंस को थोड़ी देर पहले सपना आया था। यह उसकी एंजल एक खूबसूरत सी कमरे में बिस्तर पर सो रही थी। उसके चारों बड़े ही गंदे से आदमी एक खतरनाक हंसी हंसते हुए उसकी एंजल को घूर रहे हैं। वहीं उसकी एंजल डरी सहमी बिस्तर पर अपने घुटनों में सिर्फ छुपा कर बैठी है। प्रिंस वहीं पर दरवाजे से अपनी एंजल के पास जाना चाहता है। उन गंदे राक्षसों को बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, ना ही वह कुछ बोल पा रहा था। इस वजह से प्रिंस की चीख के साथ निकला एंजल। इतने में उसकी नींद खुल गई। जब उसने देखा प्रिंस के पास एंजल नहीं है, तब मैं बुरी तरह घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसकी एंजल किसी मुसीबत में है। वह राक्षस जैसे उसकी एंजल को परेशान कर रहे हैं।
प्रिंस किसी भी हाल में अपनी एंजल के पास जाना चाहता था, लेकिन उसका भाई भाभी भी उसे नहीं समझ रहा था। एंजल पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी एंजल के साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई उसे परेशान कर रहा है। जब अचानक प्रिंस की बॉडी से बुरी तरह पसीना निकलने लगा, प्रिंस के पेट में ऐंठन होने लगी, उसका दम घुटने लगा। प्रिंस अपना सीना पकड़कर लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश कर रहा था, फिर भी बार बार अपने मुंह से एंजल का नाम बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिंस को पूरी तरह सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये देख आशीष दौड़कर आगे आया। वो जल्दी से अपनी जेब से इंजेक्शन निकालकर प्रिंस को लगाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, प्रिंस ने आशीष को एक किक मार दी, जिससे आशीष दूसरे बिस्तर से टकरा गया। भावेश के चेहरे पर भी टेंशन नजर आने लगी। भावेश ने जल्दी से अपना फोन निकाला, दक्षिता को कॉल किया, लेकिन उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर आ रहा था। इधर प्रिंस अब तक बेहोश हो चुका था। ये देख आशीष आगे बढ़कर जल्दी से प्रिंस को इंजेक्शन लगा देता है, फिर राहत की सांस लेता है। भावेश की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, तुम बॉस को फोन क्यों नहीं लगा रहे हो? ये सुन भावेश बोला, मैंने कम से कम 10 बार फोन कर दिया, लेकिन नेटवर्क एरिया से बाहर आ रहा है। दी पता नहीं कहाँ चली गई। इसी तरह चलता रहा, शायद प्रिंस की हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। मुझे डर लग रहा है। ये सुन आशीष भी अचानक घबरा गया, लेकिन खुद को शांत करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए मैं प्रिंस को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं प्रिंस और तुम्हें कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने एक चीज देखी है। मेरी बॉस जिन्होंने मुझे ये जिंदगी भी है, जिनके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं, मैं उन्हें भगवान के बराबर दर्जा देता हूँ। उनकी सांसें इसमें बसती है, मैं इसे अपनी सांसों से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। ये सुनकर भावेश हाँ में सिर हिलाया। वह अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। इधर बेसमेंट में कीर्ति जल्दी से दक्षिता को एक स्ट्रेचर पर लेटाती है। फिर वह लोग क्लब के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, तभी वहां पर ब्लैक कलर की ऑडी आकर रुकती है। उसमें से कोमोलिका बाहर निकलती है। हॉप क्लब की तरफ देख कोमोलिका अपने एक बालों की लट को अपनी उंगली में घुमाते हुए अपने मेहरून कलर से लिपटे होंठों को आपस में दबाते हुए अपनी आंखों में एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ क्लब को देख रही थी। तभी उसकी नज़र होप क्लब के दरवाजे से निकलती कीर्ति और दक्षिता के बॉडीगार्ड पर गई। तभी उसने देखा वो लोग स्ट्रेचर लेकर आ रहे हैं। दक्षिता बेजान लेटी है। दक्षिता की हालत देखकर साफ लग रहा था जैसे दक्षिता साथ कुछ हुआ है। ये देख अचानक कोमोलिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अपने फोन से दक्षिता का वीडियो बनाने लगती है। इधर कीर्ति और अर्जुन करण के साथ दक्षिता को लेकर वहां से जा चुकी थी। कोमोलिका पार्किंग में खड़ी उस वीडियो को देखते हुए अपने मन में बोली, अब मजा आएगा जब दादा दादी इस वीडियो को देखेंगे, तब उनका क्या रिएक्शन होगा। वैसे मैं नहीं जानती दक्षिता के साथ क्या हुआ है, लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है जैसे किसी आदमी ने दक्षिता के फिजिकल रिलेशन में किया है। यह उसे सहन नहीं कर पाए, जिस वजह से बेहोश हो गई। यह सोचते हुए वह खतरनाक हंसी के साथ बोली, अब मैं दादा दादी को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी तुम आदमियों के साथ सोकर मेहरा कंपनी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हो। ये सोच बालों को देखते हुए वह क्लब के अंदर घुस जाती है। मल्लिका अपने मन में बोली, मुझे सबसे पहले अपने मैनेजर को ढूंढना होगा। वह मतलबी औरत पता नहीं कहाँ घुस गई है, दक्षिता को भी नहीं संभाल सकती। कल की आई लड़की है, उसे स्टोर्स का मैनेजर किसने बना दिया? ये सेलिब्रिटी का मैनेजर ऐसा होता है, वो बिजनेसमैन को भी फेल कर सकता है, जो किसी सही न्यूज़ होगी इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है। वह अगले इंसान को अच्छा लगे, फिर यह कल की आई लड़की को नहीं संभाल पाए। फिर इतने दिन क्या ये कंपनी में बैठकर पैसों पर ऐश कर रही थी? क्या ये सोच कोमोलिका की आंखों में नफरत के साथ गुस्सा आग दिखने लगती है। कोमोलिका रश्मि को ढूंढने हॉप क्लब के अंदर घुस जाती है। कीर्ति दक्षिता की तरफ देखते हुए अपने फोन से एक कॉल लगाते हुए बोली, डॉक्टर नीना जल्दी से वीआईपी एरिया में आ जाए, आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉस की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये सुन उधर से एक अधेड़ उम्र की आवाज आई, मैं सारी तैयारी कर रखती हूँ, तुम जल्दी ही वापस आ जाओ। ये सुन कीर्ति बोली, मैं बहुत के साथ ही हूँ, मुझे लगता है इस बार हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुन उधर भी तो खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उधर से आवाज आई, सच में क्या हालात काबू में आ जाएंगे? ये सुन कि कीर्ति ना में सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसने उस रात की याद दिला दीजिए। ये सुन फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई, फिर कॉल कट गया। कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी आंखों में एक अजीब से दर्द के साथ दक्षिता को देख रही थी। दक्षिता एक बेजान लाश की तरह की थी। कीर्ति गोद में पड़ी थी। ये देख कीर्ति को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ 8 साल पीछे की ओर जा रहा है, वही सब फिर से होने वाला है। कीर्ति को वह सब याद आते ही उसका दिल कांप जाता था। कुछ कीर्ति दक्षिता की कार में हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अर्जुन और करण स्ट्रेचर को जल्दी से वीआईपी एरिया की लिस्ट से जल्दी से वीआईपी एरिया में पहुंचते हैं। वहां पर भावेश और आशीष प्रिंस के वार्ड के बाहर खड़े थे। वह भी दौड़कर कीर्ति की तरह आते हैं।
वो दक्षिता की तरफ ध्यान नहीं देते। आशीष जल्दी से कीर्ति के पास आते हुए बोला, कीर्ति, प्रिंस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो बार बार बॉस को याद कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द बहुत नहीं आई, प्रिंस के हालात काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुन अचानक कीर्ति पीली पड़ गई, क्योंकि अब वह जानती थी अगर प्रिंस की भी तबीयत खराब हो गई फिर उन दोनों का ही ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। कीर्ति ने सोचा था शायद प्रिंस दक्षिता को ठीक कर सकता है, लेकिन अब प्रिंस की हालत के बारे में सुन कीर्ति का कलेजा मुंह को आ गया था। कीर्ति को ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर से सब उसे ही पत्थर मार रहे हैं। वह हर चोट बर्दाश्त कर रही है। किसी को लग रहा था जैसे हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अपने मन में कहती है, काश कोई होता, मैं उसे अपनी सिचुएशन बता पाती। मैं किसको संभालूं। इतनी में उसके पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। जब कीर्ति मुड़कर देती है, वहां पर डॉक्टर नीना खड़ी थी, जो एक बुजुर्ग महिला थी। वह कीर्ति को आंखों से आश्वासन देते हुए उसके सर पर हाथ फिराती है। इधर भावेश, आशीष दक्षिता की हालत देखकर अपनी जगह जम चुकी थी। तब उन्हें प्रिंस का पानी करना याद आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस को एहसास हो गया था दक्षिता के साथ कुछ गलत हुआ है। इस वजह से वह इतना पैनिक कर रहा था, दक्षिता के पास जाने की जिद कर रहा था। ये सोचते हुए अचानक भावेश और आशीष एक दूसरे को देखते हुए अपनी नम आंखें छुप लेते हैं। फिर ध्यान से डॉक्टर नीना के चेहरे के हाव भाव नोटिस की कोशिश करते हैं। वहीं डॉक्टर नीना अभी दक्षिता की हालत देखकर हैरान थी। उन्होंने भी आज 8 सालों दक्षिता की हालत देखी थी। अब डॉक्टर नीना के चेहरे पर भी घबराहट के मारे पसीना आ गया था। उन्हें बहुत ही ज्यादा गलत होने का एहसास हो रहा था। फिर भी वह दक्षिता का चेकअप करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है। दक्षिता की नोक से करते ही डॉक्टर नीना के चेहरे पर घबराहट दिखने लगती है। वह घूर घूर कर दक्षिता के चेहरे को देख रही थी, फिर उसकी आंखों के ऊपर से उसकी पलकें उठाकर देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर की तरह सफेद हो चुकी थी। ये देखते ही डॉक्टर नीना जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है और एक डर घबराहट के साथ कीर्ति की तरफ देख बोली। इधर ओल्ड मेहरा मेंशन में साक्षी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वह जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके रूम से बाहर निकलती है। जैसे ही वह दरवाजे को बंद करके पलट दी है, वह किसी मजबूत सीने से टकरा जाती है। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर एक पल के लिए तो साक्षी घबरा जाती है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर थोड़ी चिंता के एक्सप्रेशन के साथ उस इंसान को देखने लगती है। इधर दादा दादी के रूम में दादी दादा को हक करके बैठी थी। उनका दिल भी बेचैन था। इधर दादाजी भी बेचैन थे, लेकिन दादी को शांत कराते हुए बोले, रानू क्यों चिंता कर रही है? हमारी गुड़िया बिल्कुल ठीक है, बस वह कुछ दिनों से हमसे मिलने नहीं आ रही, इसीलिए तो इतना परेशान हो रही हो। ये सुन दादी बोली, ऐसा बात नहीं है, बोलो मुझे सच में आज बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, आप तो जानते ही हैं। ये सुन दादाजी बोले, क्या प्रिंस को दक्षिता की कंडीशन के बारे में पता चलेगा? जब वह दक्षिता को इस हालत में देखेगा तब वह कैसे व्यक्त करेगा? क्या दक्षिता की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है? क्या प्रिंस ही दक्षिता को ठीक कर पाएगा या फिर दक्षिता जल्द ही ठीक हो जाएगी? और दक्षिता का ऐसा कौन सा अतीत का राज है जो उसे इतना दर्द देता है? क्या कोमोलिका अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी और क्या वह रश्मि को ढूंढ पाएगी? उसे पता चलेगा कि रश्मि की डेथ हो चुकी है। साक्षी दीवान के सामने कौन आ गया? क्या साथ ही दीवान अपनी बेटी से मिलने पहुंच पाएगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। CH44 चिंता, दर्द, अकेलापन और ब्रेन डेड। और मेहरा मेंशन दादी और दादाजी अपने रूम में दादू और दादी एक दूसरे को हक करके बैठे थे। दादाजी चेहरे पर परेशानी भरे भाव के साथ बोले, रानू क्यों चिंता कर रही है? हमें पूरा यकीन हमारी गुड़िया बहुत बहादुर है, वह बिल्कुल ठीक है, वो हमारे अभी की इकलौती निशानी है। फिर दादाजी कुछ देर रुककर आगे बोले, तुम्हें पता ही है वह कितना बहादुर था। मिलिट्री के बड़े मिशन चुटकियों में ही सॉल्व कर देता था। आर्मी में प्रमोशन कितनी जल्दी हो गया था। हमारा बेटा 32 साल की कम उम्र में ऊंचाइयों पर पहुंच गया। जहां मिलिट्री ऑफिसर अपनी पूरी लाइफ में नहीं पहुंच पाते, वहां 10 साल के अंदर पहुंच गया था। कितनी बहादुर बाप की बेटी को कैसे कुछ हो सकता है? अभी भी उसकी हमेशा ऊपर से रक्षा कर रहा होगा। ये सुनकर दादी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उनकी आंखों से आंसू बह दादाजी के हाथ पर गिरता है। दादी के आंसू को महसूस करते ही दादाजी बहुत ही ज्यादा दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे उनके लिए दादी का वो आंसू किसी तेजाब से कम नहीं था। दादी अपने रुधे गले के साथ बोली, बूढ़ू तुम अच्छी तरह जानते हो, मेहरा प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। आज हमारी पोती पर खतरा भी मेहरा प्रॉपर्टी के कारण ही मंडरा रहा है। जो भी मेहरा मेंशन में रह रहे हैं वो सब गिद्ध की तरह मेहरा प्रॉपर्टी पर नजरें गड़ाए हैं। तब हमारी गुड़िया को कुछ हो, वो इस प्रॉपर्टी पर सांप की तरफ फन बिछाकर बैठ जाएं। ये लोग कितने लालची है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। एक पालतू कुत्ता भी कभी अपने मालिक को नहीं काटा, वह भी अपने दुश्मनों को काटता है, लेकिन ये लोग मेहरा परिवार का खाते फिर भी यह उसी को काटने को दौड़ रहे हैं। आज मेहरा फैमिली की वजह से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं।
लेकिन फिर भी मेरी पोती के जान के पीछे पड़े हैं। क्या यह इतने में भी खुश नहीं रह सकते? इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, इन्हीं सब कुछ खुद के लिए क्यों चाहिए, ये क्यों नहीं सोचते? इनका इन सब पर कोई भी हक नहीं है, फिर ये लोग इन चीज़ों के लिए लालच कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर दादाजी भी अपनी आंखें बंद किए हुए अपना सर पीछे बिस्तर के हेडरेस्ट टिका देते हैं। इन दोनों कपल के मन में एक ही सवाल था, ये दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? दूसरों की मेहनत की कमाई ये प्रॉपर्टी पर अपनी नज़रें कैसे गड़ा सकती है? अगर कोई उनका दूसरा बेटा पोती पोता ये सब करते उनका समझ में भी आता है। भाई उनका इन प्रॉपर्टी पर रखा, लेकिन इन लोगों का मेहरा फैमिली की प्रॉपर्टी पर क्या हक है? काश कोई अकेलापन और दर्द बांटने वाला, उसके चेहरे पर हंसी लाने वाला गुड़िया की सुनी दुनिया में आ जाए। वही मेरी पोती की जिंदगी का अकेलापन, दर्द उसके अंदर के इंसान को जिंदा कर सकता है। भगवान, अगर कभी मैंने या मेरे बेटे ने कोई भी पाप नहीं किया है, भगवान प्लीज जल्द से जल्द हमारी पोती के सारे दुखों को खत्म कर दो, उसकी लाइफ में उसके सोलमेट की एंट्री करवा दो प्लीज भगवान जी। बूढ़ी दादी की आखिरी इच्छा कबूल कर लो। इधर बाहर लिविंग रूम में साक्षी जॉर्जेट की आसमानी कलर की सिंपल सी साड़ी पहने, गले में मंगलसूत्र, बालों की ढीली सी पोनीटेल में बांधे अपने चेहरे पर परेशानी लिए खड़ी थी। साक्षी के सामने ही विजय शर्मा खड़ा था। विजय चेहरे पर चिंता की एक्सप्रेशन के साथ बोला, बीवी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें परेशान देखकर यह सुन साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। साक्षी अपने चेहरे पर उदासी के एक्सप्रेशन के साथ अपने हस्बैंड विजय शर्मा से बोली, वो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दक्षु किसी दर्द में है। वो मुझे बुला रही है, उससे मेरी ज़रूरत है, मुझे जल्द से मिलना है। वो इस वक्त पता नहीं कहाँ मिलेगी, लेकिन मुझे कैसे भी करके दक्षु के पास जाना है। ये सुनकर विजय शर्मा साक्षी को खींचकर अपने गले से लगा लेता है। फिर साक्षी को कसकर हक करके सिर सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं बीवी, हम चलेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताओ हम जाएंगे कहाँ? तुम्हें पता है दक्षु कहाँ है? वह हम दोनों से नफरत करती है, जिस वजह से उसने हम दोनों से अपना घर सब कुछ छुपा रखा है। वह हमें अपने करीब भी नहीं आने देती। विजय शर्मा अपनी आवाज में उदासी के साथ बोला, दक्षु पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही कहा था हम हमारे बच्चे नहीं करेंगे, हमारी दक्षता ही इकलौती बेटी रहेगी। मैंने हमेशा अपने बाप होने की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी दक्षु हमारे पास नहीं आती। वह हमेशा हमसे दूर रही, अब हमारे पास आए तब भी अलग घर लेकर रहती है। उस घर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता नहीं वह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ये सुनकर साक्षी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर अजीब भाव था जिसे कोई भी समझ नहीं सकता था। इधर विजय शर्मा बिना किसी एक्सप्रेशन के एक सीलिंग को घूर रहा था। उसके साथ ही उसके हाथ साक्षी के सिर को प्यार से सहला रहे थे। फिर विजय शर्मा साक्षी को अपने से अलग करके बोला, बीवी तुम चिंता मत करो, मैं दक्षता को ढूंढता हूँ, तब तक तुम रेस्ट कर लो। ऐसे तुम कहाँ भटकोगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों ठीक नहीं रहती, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। कुछ दिनों से साक्षी की अस्थमा प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, जिस वजह से साक्षी ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं पा रही थी। विजय शर्मा की बात सुनकर साक्षी हाँ में सिर हिला दी है। विजय साक्षी को लेकर अपने रूम में जाता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। डीएम हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर, वीआईपी रूम वर्ल्ड नंबर 1। प्रिंस एक बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, लेकिन प्रिंस के छोटे से मासूम चेहरे पर इस वक्त दर्द भरे एक्सप्रेशन थे। वो नींद में भी अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस की बॉडी अभी भी पसीने से भीगी हुई थी। प्रिंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी नींद से उठना चाहता है, लेकिन प्रिंस उठ नहीं पा रहा। इधर दूसरे बिस्तर पर दक्षता लेटी हुई थी, उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, अगर उसकी नाक के अंदर से श्वास नली लगी हुई थी। दक्षता को इस वक्त वेंटिलेटर पर रखा गया था, फिर भी उसकी सांसें कंट्रोल में नहीं थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, इस वक्त की स्किन किसी मरे हुए इंसान की तरह सूख चुकी थी। दक्षित की बॉडी एकदम से ठंडी पड़ चुकी थी। डॉक्टर नीना जल्दी से दक्षता को इंजेक्शन, वेंटिलेटर मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर को एडजस्ट करके उसकी ब्लड प्रेशर, बॉडी के फंक्शन को चेक करके उसकी हालत को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। दक्षता का ट्रीटमेंट कर रहे कीर्ति, आशीष, डॉक्टर नीना और प्रीति के चेहरे पर चिंता भरे एक्सप्रेशन थे। तभी डॉक्टर नीना को एक आइडिया है, जल्दी से अपनी बेटी और दामाद को फोन लगाया। डॉक्टर नीना के दामाद अमेरिका के बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट और बेटी न्यूरोलॉजिस्ट थी। तभी डॉक्टर नीना के स्क्रीन पर जो लोग दिखाई देते हैं, जो डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। एना अपनी मम्मा को परेशान देखकर एना बोली, क्या हुआ मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? अपनी वाइफ की बात सुनकर एना के पास ही बैठा उसका हस्बैंड जेम्स स्मिथ भी परेशान होकर फोन की स्क्रीन पर देखने लगा। उसने देखा सच में उसके सासू माँ किसी हॉस्पिटल वार्ड में है। ये देखकर डॉक्टर जेम्स भी सीरियस होकर स्क्रीन पर ध्यान से डॉक्टर नीना की बात सुनने लगे। ये सुनकर डॉक्टर नीना बोली, तुम्हारे फ्रेंड अविनाश बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, जल्द ही इसकी हेल्थ स्टेबल नहीं हुई तब शायद वो कोमा में भी जा सकती है।
ये सुनकर डॉक्टर एना और जेम्स परेशान हो गए। एना भी परेशानी भरी आवाज में अपनी मम्मा को जल्दी से फोन को दक्षता की तरफ करने को कहा। इसके साथ ही अपने हस्बैंड को पैकिंग करने का इशारा किया। इंडिया की फ्लाइट टिकट बुक करने का भी इशारा कर दिया। एना का हस्बैंड भी जल्दी से अपने काम पर लग गया, लेकिन वह पहले दक्षता की कंडीशन भी सुनना चाहता था। इस वजह से उसने जल्दी से अपने पास खड़े केयरटेकर को ये सारे ऑर्डर देकर अपने घर की रिसेप्शनिस्ट के पास भेज दिया। उसके बाद वह ध्यान से दक्षता की कंडीशन के बारे में सुनने लगा। दक्षता की कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर एना भी परेशान हो गई। वो अपनी मम्मा को दक्षता की हेल्थ स्टेबल करने के लिए कुछ मेडिकल इंस्ट्रक्शन देख रही थी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच अचानक एना के हस्बैंड की नज़र प्रिंस गई। प्रिंस को देखकर जेम्स बीच में बोला, 1 मिनट। ये सुन सब लोग डॉक्टर जेम्स स्मिथ की तरफ देखने लगे, जो एकटक प्रिंस को देख रहा था। ये देखकर वह सब लोग कंफ्यूज हो गए। वहीं एना जेम्स की नज़र का पीछा करती है। वह भी प्रिंस को देखकर हैरान हो जाती है। अपने दामाद और बेटी को हैरान देखकर डॉक्टर नीना अपनी बेटी से पूछती है। डॉक्टर नीना वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, क्या हुआ एना, इस तरह दक्षता की हेल्थ खराब हो जाएगी। तुम दोनों क्या सोच में हो? ये सुन एना का हस्बैंड बोला, वह बच्चा कौन है जो इस वार्ड में सो रहा है? आप उस बच्चे के होते हुए भी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। वह मासूम बच्चा किसी एंजल को बुला रहा है। डॉक्टर जेम्स स्मिथ लिप्स रीडिंग आती थी। प्रिंस सच में नींद में धीरे धीरे अपनी एंजल का नाम बड़बड़ा रहा था। ये सुन सब लोगों की नज़र अचानक प्रिंस पर गई, जो अपनी नींद में होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बेचैन था और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था अगर प्रिंस नींद के असर में नहीं होता अब तक बुरी तरह पैनिक होता। शायद प्रिंस भी दक्षता की तरह ही अपनी मौत की जंग लड़ रहा होता। कीर्ति ने आगे आकर मोबाइल स्क्रीन पर एना और एना के हस्बैंड के सामने आकर बोली, यह प्रिंस है। मैं आपको नहीं बता सकती इसका दक्षु के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि इस रिश्ते को नाम कभी दक्षु और इस मासूम ने भी नहीं दिया। इसीलिए हम इस रिश्ते को क्या नाम दें? जहाँ तक हमने दोनों के बीच के रिश्ते को देखा है, उसे हमें यही लगता है यह एक दूसरों की जिंदगी बन चुके हैं, एक दूसरे के दर्द को बांट लेते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर हंसी ले आते हैं। ये सुनते ही जेम्स स्मिथ की आंखें चमकने लगी। फिर प्रिंस के बारे में सब कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर जेम्स के चेहरे पर स्माइल आ गए। जेम्स चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोला, आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। आपको लगता होगा मैं अमेरिकन हूँ, इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। फिर जेम्स स्मिथ बोला, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि वास्तव में प्यार का एक मनोविज्ञान आधार होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। दरअसल एक दूसरे की ओर आकर्षित होना एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें दूसरे की गंध, आवाज, शरीर तथा उसके हाव भाव अच्छे लगने लगते हैं। मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है, वही व्यक्ति उसके लिए सबसे बेहतर है। हर किसी के लिए हमारी ऐसी भावना नहीं होती और इसका कारण यही है, रसायन ही हमें किसी व्यक्ति को आत्मसात करने के लिए तैयार करते हैं। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि दो लोगों के बीच रासायनिक मेल होने से ही आनंद की अनुभूति, हृदय गति का बना तथा डोपामाइन, नोरपाइनफ्रिन, फिनाइलइथाइलामाइन इत्यादि मस्तिष्क के प्रेम रसायनों का स्राव तेज होना जैसी जैविक क्रियाएं होती हैं। दक्षिता बेटा को ये सब प्रॉब्लम उनके अतीत में मिले दर्द, डर, अकेलेपन, घबराहट और कुछ अतीत की बुरी यादों के कारण हुआ है, जिस वजह दक्षु बेटा धीरे धीरे ब्रेन डेड की स्टेज में जा रही है। ब्रेन डेड होना मेडिकल की दुनिया में किसी व्यक्ति की उस शारीरिक अवस्था को कहते हैं जब उसका दिमाग क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन करना बंद कर देता है, जिस वजह से पूरी यादों को अपनी जिंदगी से हटाना चाहती है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन लोगों कुछ अच्छी यादें याद दिलानी होगी। आपने जिस तरह बताया है, इनकी अच्छी यादें, इनकी हंसी, इनकी खुशी मासूम बच्चे में है। इस मासूम बच्चे को दक्षु बेटा के पास लेटा दो। इस मासूम के एहसास, धड़कनों की वजह से दक्षिता शायद वह अपनी अच्छी यादों में जा सकती है, जिससे ये ब्रेन डेड की स्टेज में जाने से पहले ये ठीक हो सकती है। ये सुनकर आशीष दौड़ते हुए प्रिंस के पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठाकर दक्षिता के पास हल्के से लेटा देता है। जैसे आशीष प्रिंस को दक्षिता के पास लेटाता है, प्रिंस के मासूम चेहरे पर मौजूद परेशानी के भाव एकदम से चले जाते हैं। वह एक बच्चे की तरह दक्षिता से लिपट जाता है। प्रिंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया का सबसे सेफ जगह मिल गई हो। इनके चेहरे पर एकदम से सुकून के भाव आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले प्रिंस के चेहरे पर मौजूद परेशानी के भाव बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। इधर दक्षिता की हेल्थ भी वेंटिलेटर मशीन पर थोड़ी स्टेबिलिटी दिखने लगती है। ये देखकर एना जेम्स का कंधा थपथपाते हुए बोली, मैं ऐसे ही सोचती थी, आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार है, लेकिन आज हमें आपकी पढ़ाई की कदर महसूस हो रही है। ये सुनकर जेम्स घूरकर एना की तरफ देखते हैं, अपनी जीभ चिढ़ा देती है। फिर वह भी ध्यान से दक्षिता और प्रिंस को देखते हुए अपने मन में बोली, दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो जिस्म एक जान हो। ऐसा लग रहा है अगर इन दोनों को अलग किया तो इन दोनों की सांसों की डोर टूट जाएगी। इधर दक्षिता सपने में अपने आप को एक अंधेरी जगह पर अकेला खड़ा पाती है।
इस वक्त अक्षता एक डरे सहमे बच्चे की तरह खड़ी थी, जैसे वह अपनी माँ बाप से ही खो गया हो। वह अपना कदम बढ़ाती उसे एक बहुत ही भयानक हंसी सुनाई देती। उस अंधेरे में एक बड़ी सी परछाई चाबुक लिए खड़ी दिखती, जिसे देखते ही दक्षता डर के मारे अपना कदम वापस से उस छोटी सी रोशनी में खींच लेती। फिर उस रोशनी में अपने घुटनों के बल गिरकर एक बच्चे की तरह रोने लगती है। दक्षता ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे जेल में बंद कर दिया हो, चारों ओर बड़े बड़े मॉन्स्टर छोड़ दिए हो। दक्षता ना तो उस रोशनी से निकल पा रही थी, ना ही उस अंधेरे में कदम रख पा रही थी। क्या दक्षता ठीक हो जाएगी? प्रिंस दक्षता को अपनी मासूमियत और सच्चाई से दक्षता की हेल्प ठीक कर देगा। क्या दक्षता को प्रिंस के साथ की यादें याद आएंगे, जिस वजह से क्या दक्षता अपने ब्रेन डेड की स्टेज से बाहर आ पाएगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। हेलो लीडर्स यार, मैं आप लोगों के लिए डेली एपिसोड डालती हूँ, क्या आप मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट भी नहीं कर सकते क्या? प्लीज़ कमेंट कर दिया करो प्लीज़ रीडर यार, मैं मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत की थोड़ी सी तो कदर कर लिया करो यार। मैं इतनी भी पूरी स्टोरी नहीं लिखती तो आप थोड़ा सा कमेंट भी नहीं कर सकते? CH45 सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। अनजान जगह प्रिंस एक जगह खड़ा चारों तरफ देख रहा था। प्रिंस ने देखा चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लगे हैं। उस जगह पर जहाँ तक नजरें जा रही थी, हर जगह प्रकृति की खूबसूरती बिखरी हुई थी। वो जगह बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जिसे किसी ने बड़े ही प्यार से लगाया है। प्रिंस बच्चों की तरह फूलों को खुशबू को अपने अंदर महसूस रहा था। तभी प्रिंस को एक बटरफ्लाई दिखी। उसे देखते ही प्रिंस की आंखें चमकने लगी। वह वही बेंच पर बैठ गया, तब अपने गालों पर हाथ रखकर ध्यान से बटरफ्लाई को देखने लगा। उस बटरफ्लाई को देखकर अचानक प्रिंस को एक खूबसूरत सा चेहरा दिखने लगा, जिसके लंबे ब्राउन बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान थी, उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। प्रिंस ने देखा कि वह लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है जैसे वह परियों के देश से कोई परी आई हो। प्रिंस मुस्कुराकर उस लड़की को देखकर प्यार से बोला, एंजल। वो लड़की अपने लाल होठों से मुस्कुराकर प्यार से प्रिंस को देखने लगी। ये देखकर प्रिंस उस लड़की की तरफ जाने ही वाला था, उसे अपने पैरों के पास छोटे से पप्पी के भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर प्रिंस अपनी जगह पर जम गया। लेकिन फिर जल्दी ही होश में आकर प्रिंस बिना कुछ देखे भागने लगा। इधर वो पप्पी भी प्रिंस के पीछे भाग रहा था। प्रिंस ने देखा वह व्हाइट कलर का छोटा सा पप्पी बहुत क्यूट था। प्रिंस को कुत्तों से बहुत डर लगता था। बचपन में जब प्रिंस छोटा था, तब उसके पापा उसके लिए एक पप्पी लेकर आए थे। प्रिंस ने जैसे ही उस क्यूट से पप्पी को अपनी गोद में लिया, उसने प्रिंस की उंगली को काट लिया, जिस वजह से प्रिंस को फिर कुत्तों से डर लगने लगा। खास करके छोटे क्यूट पप्पी से प्रिंस को बहुत ज्यादा डर लगता था। उस पप्पी को देखते हुए प्रिंस बिना कुछ सोचे समझे पूरी स्पीड से भागने लगा। कुछ देर बाद प्रिंस ने देखा सामने एक बड़ा सा काला दरवाजा है, जिससे खोलते ही प्रिंस उस पप्पी से बच सकता था। फिर प्रिंस ने मुड़कर कुछ सेकंड उस पप्पी को देखता है, फिर वो दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। प्रिंस ने देखा बड़े से कमरे में आ गया, जिसमें चारों ओर अंधेरे के अलावा आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखकर प्रिंस का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में आ गया हो। लेकिन प्रिंस को अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पिछली जिंदगी में लौट आया हो, जहां प्रिंस जिंदगी में बस अंधेरे, अकेलेपन के अलावा उसका म्यूजिक उसके साथ कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में। ये सब सोच प्रिंस को अचानक अपनी एंजल की याद आने लगती है। वह धीरे से बोला, एंजल तुम कहाँ हो? इधर एक छोटी सी रोशनी के बीच खड़ी दक्षता को चारों तरफ देख रहे थे। वो छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी अपने घुटनों को गले से लगाए बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक डरे सहमे बच्चे की तरह खुद को गले लगाए बैठी थी। अचानक उसे एक मीठी सी आवाज आती है, एंजल। ये सुनकर दक्षता के दिल में जो अकेलापन था, वो धीरे धीरे उसे दूर होने लगता है। दक्षता ने इधर उधर देखा, अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। दक्षता अपना भ्रम समझकर अपना सर घुटनों के पर टिका देती है, अपनी आंखों में खालीपन के साथ अंधेरे को घूरने लगती है। दक्षता अपने मन में बोली, अगर मेरी लाइफ में इतना अंधेरा है, फिर यह छोटी सी रोशनी किस बात की है? ये सोचकर दक्षता ने अपना सर उठाकर रोशनी की छोर देखती है, जो ऊपर से अनंत दिशा से आ रही थी। रोशनी का कोई अंत नहीं दिख रहा था। अचानक दक्षता को दोबारा से उसे रोशनी से आवाज आती है, एंजल तुम कहाँ हो? ये सुनकर दक्षता की खाली आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। जैसे ही दक्षता की नज़र अपने आसपास मौजूद अंधेरे और अंधेरे में दिखती काली परछाई ऊपर जाती है, वो दोबारा से मायूस होकर घुटनों पर सिर टिका देती है। तभी उसके कानों में भारी भरकम आवाज आई, जिसे सुनकर दक्षता अपना सर उठा कर देती है। उसने देखा लंबा चौड़ा 6 फीट 2 इंच का आदमी सामने आर्मी यूनिफॉर्म में रोशनी में खड़ा है। ये देखकर दक्षता जैसे ही उस इंसान का चेहरा देखती है, दक्षता ने देखा उसके पापा, उसके सबसे बड़े हीरो, आइडल, आर्मी ऑफिसर जनरल अविनाश मेहरा है। ये देखकर दक्षता की आंख से आंसू बहकर गिर जाता है।  है।                                                                                                                                    ये देखकर दक्षता की आंख से आंसू आया था।
अविनाश चेहरे पर गुस्से के साथ अपनी रोबेली आवाज बोला, मिस दक्षिता, जनरल अविनाश मेहरा, तुम्हें इस नाम का मतलब पता है? ये सुनकर दक्षिता अपनी आंखों में कंफ्यूजन के साथ अपने को देखने लगी। ये देखकर अविनाश बोले, इस नाम का मतलब है बहादुर आर्मी ऑफिसर की बेटी हो। तुम जानती हो आर्मी ऑफिसर्स कितने बहादुर होते हैं। आर्मी के लिए अपनी जान गंवाने वक्त इतना डर और घबराहट बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई थी। मैंने अपनी मौत का सामना बहादुरी से किया था। तुम अपने अंदर के अंधेरे का सामना नहीं कर सकती, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी रोशनी आ चुकी है। तब भी तुम इस अंधेरे से नहीं डर रही हो, जिस वजह से वो रोशनी भी कमजोर होती जा रही है। अगर तुम इसी तरह इस अंधेरे से डरती रही, वह रोशनी भी तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। क्या तुम उसके बिना रह पाओगी? ये सुनकर दक्षिता कंफ्यूज हो गई। तभी उसे दोबारा से उसी रोशनी से आवाज आई। कोई मधुर से आवाज में बोला, एंजल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कहाँ हो तुम? ये सुनकर दक्षिता दोबारा से रोशनी की तरफ देखती है। ये देखकर दक्षिता के पापा ने उंगली उस रोशनी की तरफ करके कहा, मैं इस रोशनी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर के डर और अकेलेपन को दूर कर सकती है। जब तुम इसे अपने अंदर समाना चाहो, तुम इसे अपना नहीं मानोगी। थोड़ा सुकून पाने के लिए कुछ देर इसे महसूस करना चाहोगी, तुम्हें कभी भी अकेलेपन और अंधेरे से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सुनकर दक्षिता अपने पापा की बात को समझ गई। उसके पापा कहना चाहते थे, दक्षिता अपने अंदर के अकेलेपन, अंधेरे, डर, खालीपन से दूर जाना चाहती है। उसे अपने जीवन में इस रोशनी को पूरी तरह अपने अंदर समाना होगा। अविनाश कुछ देर रुककर बोले, बेटा, मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। जैसे ही दक्षिता अपने पापा की बातों पर गौर कर रही थी, उसके पापा की परछाई गायब हो जाती है। फिर दक्षिता को उसकी आवाज से रोने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से दक्षिता का दिल दुखने लगा। वो अपनी आंखों में नमी के साथ ऊपर उस रोशनी को देखने लगी। उसे उस रोशनी का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर प्रिंस अंधेरे में दक्षिता को याद कर रहा था। उसे दक्षिता की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, जिस वजह से उसे रोना आ गया। अचानक प्रिंस ने वहीं पर एक और दरवाजा देखा। ये दरवाजा पहले वाले दरवाजे की तरह काला न होकर सफेद था, जिसे देखकर प्रिंस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे प्रिंस ने उस दरवाजे को खोला, उसने देखा एक लड़की घुटनों को अपने गले लगाए बैठी है। वो ऊपर की तरफ देख रही है। ये देखकर प्रिंस जल्दी से उस लड़की के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। यह महसूस वह लड़की बुरी तरह डर जाती है, फिर डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है। प्रिंस को देखते ही अचानक उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है। उस लड़की को देखते ही प्रिंस अचानक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, एंजल, आप यहाँ। ये सुनकर दक्षिता अंधेरे की तरफ इशारा करते हुए प्रिंस से बोली, क्यूटी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये सुनकर प्रिंस मासूमियत से दक्षिता के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, एंजल, आप डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सबसे रक्षा करूंगा। ये सुनकर दक्षिता जल्दी से प्रिंस के गले से लग गई। प्रिंस ने भी दक्षिता को गले से लगा लिया। दक्षिता और प्रिंस एक दूसरे को गले लगाए उस रोशनी में बैठे थे कि अचानक वह रोशनी तेज हो गई। दक्षिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक सफेद सीलिंग है। अचानक दक्षिता की आंखें बेचैन हो गई, अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगी। तभी दक्षिता को महसूस हुआ उसके पास कोई हक करके लेटा हुआ है। यह महसूस करते ही दक्षिता धीरे से अपनी नजरें झुकाकर देखा, तब उसे अपनी नाक में तेज दर्द महसूस होता है। दक्षिता उस दर्द को इग्नोर करते हुए अपने पास लेटे इंसान को देखती है। दक्षिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसे महसूस होता है वार्ड का दरवाजा खुल रहा है। दक्षिता जल्दी से अपने एक हाथ से आंसू साफ करती है। अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे की तरफ देखने लगती है। कुछ सेकंड बाद कीर्ति अंदर आती है। दक्षु को होश में देखकर खुशी उछलते हुए दक्षिता के पास आकर बोली, दक्षु, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मैंने डॉक्टर नीना को भी फोन कर दिया। कोई ऐसे अपनी बहन को डराता है क्या? डॉक्टर नीना आंटी एना तुम्हारे पापा की दोस्त से बात करके तुम्हारा ट्रीटमेंट किया। आंटी नीना के हस्बैंड जेम्स अंकल ने बताया, साइकोलॉजी के हिसाब से तुम्हारी इमोशन को कंट्रोल सिर्फ प्रिंस कर सकता है। कीर्ति बकबक कर रही थी, लेकिन दक्षिता को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस एकटक सीलिंग को देखते हुए अब तक जो कुछ भी उसने देखा वो सब उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह रिपीट हो रहा था। अचानक कीर्ति अपने पास ही पड़ी एक बेल को दबाया। थोड़ी देर बाद प्रीति, भावेश, आशीष, डॉक्टर नीना सब लोग वार्ड के अंदर आते हैं। उन लोगों ने देखा दक्षिता को होश आ गया है, बिना किसी एक्सप्रेशन के सीलिंग को देख रही है। दक्षिता के बिहेवियर से किसी को कोई हैरानी नहीं होती, बस भावेश और डॉक्टर नीना को छोड़कर। डॉक्टर नीना को दक्षिता का शांत बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी डॉक्टर नीना जल्दी से अपनी बेटी को वीडियो कॉल लगाती है, फिर फोन का कैमरा दक्षिता की तरफ कर देती है। डॉक्टर एना दक्षिता की तरफ देखकर बोली, दक्षु बेटा कैसी हो तुम? ये सुनकर दक्षिता एक नज़र उस फोन की तरह देखती है, फिर अपनी नजरें सीलिंग को दोबारा देखने लगती है। तभी उसे अपने पास हलचल महसूस होती है।
जिसे महसूस करते ही धीरे से अपनी गर्दन झुका दी है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेस आ जाते हैं। ये देखकर कीर्ति ने आगे बढ़कर धीरे से दक्षिता की नाक से श्वास नली हटाने लगती है, जिसमें डॉक्टर नीना भी हेल्प करती हैं। इसी दौरान प्रिंस की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। डॉक्टर एना दक्षिता से कुछ बोलने ही वाली थी, उनके हस्बैंड ने एना के कंधे पर हाथ रखकर कुछ भी ना बोलने का इशारा किया। फिर सामने देखने लगे। एना भी सामने देखने लगी। एना ने देखा प्रिंस धीरे से अपनी आंखें खोलता है। फिर अचानक उसके मुंह से मासूमियत से बोला, एंजल तुम कहाँ हो? सब बहुत बुरे हैं, मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हो? हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था। यह बड़बड़ाते हुए प्रिंस को एहसास होता है उसने किसी को हक कर रखा है। इस एहसास से प्रिंस जल्दी से अपना सिर उठाकर देखता है। प्रिंस ने देखा दक्षिता चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान के साथ प्यार से देख रही है। प्रिंस दक्षिता की खूबसूरत मुस्कान में खो जाता है। दक्षिता की मुस्कान ऐसी थी जैसी सुबह हो उसकी बूंदों से लिपटा गुलाब का फूल खिला हो। सब लोग दक्षिता की सच्ची मुस्कान देखकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। पहली बार दक्षिता के चेहरे पर सच्ची, अच्छी और खूबसूरत स्माइल नहीं देखी थी। दक्षिता प्रिंस के चोट लगे हाथों को आराम से पकड़कर थोड़ा साइड करती है। फिर प्रिंस को हक करके बोली, क्यूटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर प्रिंस रोते हुए बोला, एंजल आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? ये सुनकर दक्षिता प्रिंस के सर पर अपना ड्रिप लगा हाथ रखकर उसका सर सहलाकर बोली, मैं बाहर ही थी, मैं बस थोड़ी देर के लिए टहलने गई थी। प्रिंस दक्षिता की तरफ देखकर बोला, एंजल आप अकेले ही घूमने चली गई, मुझे भी क्यों नहीं लेकर गई? मुझे भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। दक्षिता प्यार से बोली, उस टाइम आप सो रहे थे, मैंने आपको जगाया नहीं। प्रिंस की आंखों में देखने लगता है। प्रिंस को कुछ याद आता है। वह अपना सर हल्के से दक्षिता के कंधे से हटाकर इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाता है। कुछ चेहरे प्रिंस को अनजान लगते हैं, लेकिन प्रिंस उन्हें इग्नोर करते हुए भावेश और आशीष को गुस्से से घूरने लगता है। इस वक्त भावेश और आशीष को प्रिंस के अंदर किसी छोटे डेविल के दर्शन हो रहे। भावेश को ऐसा लग रहा था प्रिंस के सर पर छोटे छोटे लाल सिंह निकल आए हो। प्रिंस का चेहरा लाल हो गया था। प्रिंस अपने छोटे से क्यूट से गुस्से से भरे चेहरे के साथ घुरकर देखता, फिर दीक्षिता की तरफ देखकर रोनी सूरत बनाकर कहा, एंजल आपके जाने के बाद भाभी ने उन्हें सफेद कोट वाले भैया के साथ मिलकर मुझे इंजेक्शन लगाया। ये बोलकर प्रिंस बच्चों की तरह रोते हुए बोला, एंजल उन लोगों को पनिश करो, भावेश और डॉक्टर भैया ने तुम्हारे क्यूटी को चोट पहुंचाई, तुम्हारे क्यूटी को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रहे थे। ये सुनकर आशीष धीरे से अपनी पास खड़ी प्रीति का हाथ पकड़ बोला, प्रिय तुम जल्दी ही विधवा होने वाली हो, क्या तुम विधवा होने के बाद दूसरी शादी करोगी? ये सुनकर प्रीति बोली, पागल आदमी, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई, क्या बकवास बोल रहे हो? ये सुन आशीष धीमी आवाज में बोला, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है, तुमने भी मुझे अपना हस्बैंड मान लिया है, फिर तुम विधवा हो गई ना? क्योंकि हमारे क्यूट प्रिंस सर के शब्दों से कुछ ही देर में हमारी बस मेरा मर्डर करने वाली है। ये सुनकर प्रीति सर झुका मुंह दबाकर हंसने लगा। इसके बाद आशीष हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अपनी आंखें बंद करके गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। वही भावेश को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन वह आगे बढ़कर बिस्तर के पास आया। फिर बोला, प्रिंस झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैंने इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लगाया नहीं था ना? तुमने जो डॉक्टर आशीष को किक मारी उसका क्या, वो बस तुम्हें दवाई दे रहे थे। ये सुन प्रिंस गुस्से से भावेश को घूरते हुए बोला, एंजल भाभी झूठ बोल रहा है, दवाएं इंसान खा भी सकता है, इंजेक्शन देने की क्या जरूरत है? भावेश कुछ बोलने ही वाला था। प्रिंस आंखों में ढेर सारे आंसू लेकर दक्षिता की तरफ देखता है। दक्षिता जैसे भावेश करने लगती है, भावेश भी डर कर 2 कदम पीछे ले लेता है। इधर डॉक्टर नीना और एना के साथ यह सब देख रहे थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्यूट है ये बच्चा, किसी के होठों पर हंसी ला सकता है, ये किसकी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं ला सकता? ये सोचकर एना दक्षिता के लिए खुश थी। उसके दोस्त की बेटी बहुत ही बहादुर मासूम थी। आखिर में उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर दक्षिता कड़क आवाज में बोली, डॉक्टर नीना यहाँ सब ठीक है, अब आप क्या सकती है? ये सुनकर डॉक्टर नीना वार्ड आती है, वहां से चली जाती है। जैसे ही वार्ड का दरवाजा बंद होता है, अब वार्ड में कीर्ति, भावेश के अलावा आदर्श, कांची और दक्षिता के बॉडीगार्ड है। दक्षिता बिना किसी एक्सप्रेशन के बेहद कोड आवाज में अर्जुन की तरफ देखकर बोली, वाइट डीएम मेंशन से सब लोगों का सामान हटा दो। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। उन्हें ऐसा भी लग रहा था जैसे दक्षिता में आज कुछ बदल गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या बदला है। दक्षिता पहले खड़ूस थी, लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। दक्षिता भावेश और कीर्ति के साथ साथ बाकी लोगों को भी मेंशन से क्यों निकाल रही है? क्या कीर्ति सच में सही सोच रही है कि तकसीता में कुछ तो बदला है? अगर तकसीता
में कुछ बदला है तो वह क्या बदला है जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट सेव एंड फॉलो मी रीडर्स। ऐसे लेजी होने से काम नहीं चलेगा, मेरा भी लेजी होने का मन करता है, लेकिन घर वालों की कृषि में हेल्प के साथ साथ आप लोगों के लिए स्टोरी भी लिख ली, इसलिए प्लीज प्लीज कमेंट कर दिया कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।